ये स्टोरी मेरे दोस्त के साथ हुई थी और वो मेरा दोस्त था हॉस्टल का। अच्छा। हाँ, तो उसकी स्टोरी है। तो ये मेरा एक तरीके से मान लो बेस्ट फ्रेंड था। हॉस्टल में हम दोनों साथ में थे नैनीताल में। ठीक है। तो वहाँ मैं उससे मिला था पहली बार। क्या उम्र थी आपकी उस टाइम हॉस्टल? मैं था 10th क्लास, मैं गया था 7th क्लास में हॉस्टल। तो वहीं पे मेरे को मिला था वो। तो बेसिकली जितने भी वहाँ पे हॉस्टल में लोग आते हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है। कोई जैसे मैं ऐसे गया था वहाँ पे कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो मेरे को हॉस्टल में डाल और दिया। क्या इंस्पिरेशन थी आपकी हॉस्टल में जाने की? भाई हॉस्टल में ये था कि जैसे दीपक था, दीपक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं और सुमित पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। अब मेरे कंप्यूटर में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो पापा ने बोला कि भाई इसको हॉस्टल भेजो एक लड़के को। तो मैं फिर हॉस्टल चला गया उस चक्कर पर में। आपको चॉइस भी तो मिली थी एक बार अंकल से कि भाई जिसको जाना है बताओ, तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग बोला था उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं मूवीज वगैरह देखता था, तो उस टाइम पे जैसे शाका लगा बूम बूम वगैरह आता था। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि वो हॉस्टल में रहता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई बड़ी अच्छी स्टोरी होती होगी, मतलब मजा आता होगा। संजू हॉस्टल में रहता था? हाँ, डोमेट्रीज में रहता था वो। उसमें डोमेट्री थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वो हॉस्टल में रह रहा है। भाई मैंने ना जहाँ तक मुझे वो लगता है। बंक बेड पे सोता था। पता नहीं कि मेरा माइंड ऐसा करता था कि हॉस्टल का काइंड ऑफ कुछ चीजें हैं, ऐसा ही कुछ होगा हॉस्टल में। तो मैंने फैसिनेट कर उसको कर लिया दिमाग में। तो मैंने कहा चलते हैं भाई हॉस्टल, मजा आएगा वहाँ पे, नए लोग मिलेंगे, सब कुछ, वो भी नैनीताल में, अच्छा बढ़िया मजा आएगा। अब मैं वहाँ चला गया किसी तरीके से। अब जिस दिन गया उस दिन तो बड़ा मजा आया। सब कुछ सामान ट्रंक व्रंक पैकिंग करी, सामान पैक करा, सारा कुछ पूरी लिस्ट दे दी उन्होंने कि ये सब सामान लेना है। मैं पहुँच गया वहाँ पे। अब अगले दिन उठा तो मैंने कहा मुझे तो घर जाना है भैया। वहां पहुँचने के बाद सुबह जब उठा, क्योंकि मैं तो सिर्फ 7th क्लास में था, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। ये कौन साल की बात है? 2007 की। अच्छा, मेरे क्लास और ईयर साथ साथ चल रहे हैं, मतलब 8th में, मैं 2008 में था इस तरीके से। अच्छा। तो इसलिए मुझे अच्छे से याद उस है। टाइम होता है यार कि जब आप चले जाते हो ना, पहुंच जाते हो हॉस्टल जैसी जगह, तो ये होता है कि भाई क्यों आ गए। क्यों, आप कितनी बार गए हो हॉस्टल जो आपको होता है? आपको कैसे होता है? जैसे सुना है, लोगों से सुनते आए हैं ना, जैसे बहुत यार दोस्त हॉस्टलों में रहे हैं। कौन से यार दोस्त रहे तेरे? यार दोस्त हमें कौन रहा है हॉस्टल में? तेरे एक यार दोस्त का भाई गया, उसके बारे में तुझे पता नहीं। जैसे ये रहा है इसी से ही सुना है। तो अब दोबारा क्यों सुन रहा है? अब सीधा कहानी पे आ, बकचोदी मत कर ज्यादा। अमित जी शुरू करो स्टोरी। तो मेरा दोस्त था नीरज, मेरे साथ हॉस्टल में था वो। तो हम दोनों सेम ईयर ज्वाइन किया था हॉस्टल। तो मैं तो गया था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। कुछ बच्चे आ रखे थे कि उनको पॉलिटिकल कुछ दिक्कत थी, बच्चे किडनैप वगैरह हो जाते थे, तो पेरेंट्स भेज देते थे हॉस्टल में कि भाई तुम हॉस्टल चले जाओ। कुछ आसपास के बच्चे भी आ जाते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेसिकली जिन पे नेगेटिव एंटिटी का भी था, तो वो बताते नहीं थे किसी को भी, पर उनके पेरेंट्स डाल देते थे। तो नीरज भी उनमें से एक था। मतलब उन अपने इलाके से दूर भेज दिया ताकि कुछ और नेगेटिव ना हो, तो हॉस्टल में भेज दिया। उसमें नेगेटिव एंटिटी जैसा क्या था? तो जब मैं नीरज से मिला तो मेरी उससे दोस्ती बनी कि मैंने कहा भाई हॉस्टल से भागते हैं, भाई भागने का प्लान बनाते हैं, मेरा तो मन नहीं लग रहा। तो ऐसे करके मेरी उससे दोस्ती बनी। तो फिर धीरे धीरे जानने को मिला कि भाई इसका तो केस ही अलग है, मैं तो कम मार्क्स के चक्कर में आया हूँ, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एंटिटी थी, उस चक्कर में आया। तो बेसिकली मैं कहानी बता देता हूँ आपको क्या थी। 2000 के आसपास इसके मॉम डैड हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आए थे रहने के लिए। तो उस टाइम पे जब ये आए थे तो ज़्यादा पैसे नहीं थे इस फैमिली के पास। तो 2000 के आसपास जब ये घर पर आए तो उन्होंने छोटा सा घर खरीदा भजनपुरा वगैरह साइड, दिल्ली में ही है। तो वहाँ पर आए, उनकी दोस्ती यारी हुई अपने आस पड़ोसियों से। तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी ये, नीरज की जो फैमिली थी। तो ये 2 भाई थे। तो बेसिकली ये मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उसके पेरेंट्स का और इनकी फैमिली का यही था कि भाई किसी तरीके से हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे अंकल ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसके पापा ने। तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया। इनिशियली वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी। तो उसमें वो एज अ सीनियर सुपरवाइज़र काम करते थे। जब प्रॉपर्टी में अच्छा खासा फ़ायदा हो गया तो उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खरीद ली और खुद की सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट कर दी। उस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा फ़ायदा हुआ उनको, मतलब। तो वो उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, फैक्ट्री खरीद ली, और इन दोनों बच्चों को एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये हिंदी मीडियम में थे उस टाइम पे। तो बढ़िया मतलब एक ग्रोथ मिल गई थी फैमिली को, मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आ गए थे फैमिली। तो आसपास के लोग भी थे जो जिनको पता लगा इस बारे में। तो ये दोनों भाइयों का एक ये सीन था कि हर संडे को, जैसे गली के बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं जाते, तो ये लोग भी अपना क्रिकेट खेलने जाते थे गली के जस्ट पीछे। तो वहाँ पर एक लड़का था सत्यम, पूरे 7-8 लोग थे। तो ये लोग अपना क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे, बैट बॉल से अपना जो भी खेल रहे हैं, कोई चौका छक्का मार रहा है। तो सत्यम की और नीरज की लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा। एक दिन तू मैं हुई, गाली गलौच हुई, और एकदम बल्ले बल्ले से मार दिया, यहाँ पे खून वून निकाल दिया, उसके मुंह पे भी बैट मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को कहा या एक पिट गया कोई? यही पिटा है, नीरज पिटा है। उसने बहुत ज़्यादा मार, सत्यम बड़ा था उससे एक्चुअली 2 साल। तो उसने मार दिया उसको, और बाद में अचानक से उसके पीछे भी पकड़ के उसके बाल खींच लिए, और उस टाइम पे लड़ाई हो गई। फिर उसका भाई आया, बड़ा भाई नितिन, तो लड़ाई वड़ाई छुड़ाई, फिर वो घर आ गए। और उस टाइम पे बच्चों में ये सीन था
कि लड़ाई जब हो जाती है तो घर में बताता नहीं है कोई भी आके कि भाई मुझे फिर खेलने नहीं जाने देंगे। तो उसने भी ऐसे ही करा, भाई मैं घर पे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर घर वाले मुझे खेलने नहीं जाने देंगे। उस टाइम पे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मन भी था लोगों को खेलने का। तो घर वर आया तो उसने खुद ही आसपास का जो एक डॉक्टर था साइड में, भाटी डॉक्टर, उससे उसने अपना इलाज विलाज करवा दिया, भाटी डॉक्टर से छोटा मोटा जो भी है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद उसके ठीक 1 महीने बाद नीरज को सांस लेने में दिक्कत आ गई। मतलब जब भी वो सुबह सुबह उठे तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे सांस कम आ रहा है, तो उसको लगा नॉर्मल ही होगा। फिर वो स्कूल जाता था अपना, भारी हो रही है सांस सांस भारी हो जाती थी। वो स्कूल जाता था, क्रिकेट वगैरह खेलता था अपना, तो वहाँ पे दिक्कत आती थी, क्लास में भी बैठे बैठे दिक्कत आती थी। उसने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो घर वालों ने बोला कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे ही हो रहा होगा। फिर वो चले गए हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने, जब ज़्यादा सीरियस हो गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको एस्थमा है। तो उस टाइम पे नीरज 10-12 साल का था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको एस्थमा है। घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए कि इतनी कम उम्र में एस्थमा कैसे हो गया, किसी को आसपास घर में है भी नहीं और ऐसा कुछ, वो उसका खान पीन भी ऐसा नहीं है कि जिस चक्कर में उसको एस्थमा हो गया। तो भाई जब उसको अस्थमा हो गया, डॉक्टर ने बता दिया सारा कुछ, तो दिक्कत आ गई उसको बहुत ज़्यादा, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो फिर तकरीबन 1-1.5 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ घर में और उसने अपना विदिन एक हफ्ते की उसने पूरी छुट्टी ली स्कूल से और फिर स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ के होने के बाद 1 महीने बाद, तुरंत 1 महीने बाद दोबारा उसको गलत सपने आने लग गए। और बेसिकली एग्जैक्टली 1 महीने बाद उसको मतलब उल्टे सीधे सपने आने लग गए। और सपने में उसको मतलब ऐसा आता था कि कोई चुड़ैल आ रही है उसके सपने में। और पहले दिन उसका बेड पे सूसू भी निकल गया नीरज का। और उसकी मॉम ने बोला भैया अब इतना बड़ा हो गया तो ये सब कैसे हो रहा है सब चीज़ें। तो उसने बताया कि मेरे को गलत सपना आया और ये चीज़ 3-4 दिन तक कॉन्टीन्यूस होती रही। तो उनको अजीब सा लगा कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है सपना वगैरह ये वो। तो फिर उन्होंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए नीरज को। ये एक्चुअल में हुआ नीरज के साथ? एक्चुअल में अब बेसिकली नीरज और उसका बड़ा भाई एक रूम में सोते थे और वो बैठे बैठे उसकी पूरी बॉडी ऐसे ऊपर को हो जाती थी और वो बेडशीट को पकड़ के ऐसे हो जाता था और आँख पूरी ऊपर हो जाती थी। अब उसने घर पे बताया उसके बड़े भाई ने रात में कि इसको तो ऐसा हो रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत घर वालों के लिए। तो फिर उसका दोबारा डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला, वो दोबारा प्रोसेस में गया और पूरा उसको 6 महीने लगे इस चीज़ से उभरने में। पर 90% वो रिकवर हो गया। फिर भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था उसकी बॉडी पे ये सब चीज़ों का। तो उसके घर वालों को थोड़ा शक हुआ कि भाई मेरे मतलब शायद नीरज के ऊपर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मतलब मॉम डैड को तो पता रहता ही है कि काला जादू वगैरह सब चीज़ें रहती हैं। तो उनको लगा, बट उन्होंने फिर भी इस बात को ज़्यादा भाव नहीं दिया। उनका शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इग्नोर कर दिया इस बात को। फिर कुछ टाइम बाद उसके डैड ने जब प्रॉपर्टी फैक्ट्री खरीद ली थी ना, जब वो फैक्ट्री खरीद ली, उसके डैड कभी कभार रात में इंस्पेक्शन करने जाते थे फैक्ट्री के अंदर काम के लिए। रात में काम का नाइट शिफ्ट लगती थी रात में, तो वो जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो पता नहीं एक रात को मानस ने बोला कि तो एक रात को जो है नीरज ने भी बोला कि मेरे को भी जाना है फैक्ट्री में रात में। अगले दिन सैटरडे था, उसने बोला मेरे को भी जाना है भैया फैक्ट्री में रात को 11 बजे। तो उसने काफ़ी ज़िद करी। उसके पापा ने पहले मना किया भाई मत जा करके, रात का समय है, बट उसने वो माना नहीं। उसने कहा इनको जाना है। तो बेसिकली नीरज और नितिन उसका दोनों भाई चले गए पापा के साथ। और उनकी फैक्ट्री में 3-4 कमरे थे भाई। एक कमरे में वो उसके डैड समझा रहे हैं लेबर्स को कि भाई ये ऐसा ऐसा करना है, ये प्रोजेक्ट है जो भी है, इतने पीस करने हैं। सैनिटरी पैड्स की फैक्ट्री थी, तो समझा रहे थे। एक रूम में उसको लेबर को समझा रहे हैं, उस रूम में दूसरी मशीन रखी है। अब जो तीसरा रूम था राइट में, उसमें एक मशीन रखी थी जो कि नीरज के साइज हाइट से 3 गुना बड़ी थी। अब उस पर कोई भी जब भी वो कटिंग मशीन थी बेसिकली, उस पर कोई भी काम करता था ना आके, तो बहुत प्रिकॉशन से काम करता था कि बहुत ब्लेड वगैरह थे, रोलर वगैरह थे उस मशीन के अंदर। तो वो चला गया उस मशीन के जस्ट सामने खड़ा हो गया जाके। अब उस मशीन में 3-4 बटन थे, एक ऑन ऑफ फॉरवर्ड का रिवर्स का। तो वो जाके रोलर के सामने खड़ा हो गया मशीन के सामने। उनको लगा लेबर को कि भाई खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या करा, रोलर के बीच में अपना हाथ डाल दिया ऐसे करके, और हाथ डालने के बाद तुरंत ऑन कर दी मशीन, खुद ही ऑन कर दी। और ऑन करने के बाद वो मशीन ऐसी थी कि 1 सेकंड में 2 बार रोल होती थी। अब वो उसमें घुस गया, और जब वो अंदर घुस गया तो वो रोल होने लग गया। आसपास के सब लोग देखने लगे, लेबर चिल्लाने लगी। उसके फादर भाग के आए उस वाले रूम से, देखा तो खून वहाँ पे टपका पड़ा। उसके पापा ने हड़बड़ी में ऑफ की जगह रिवर्स वाला बटन दबा दिया। अब जब उन्होंने रिवर्स वाला बटन दबाया तो वो उस मशीन ने उसको उल्टा फेंक के मारा। जब उसको उल्टा फेंक के मारा तो उधर बहुत सारी कीलें रखी हुई थी, क्योंकि सैनिटरी पैड की वो मशीन थी तो कीलें वगैरह भी रखे रहती थी कोने में। वो जाके गिरा कीलों पे, वो कीलें भी उसकी पूरी बॉडी पे एकदम आ गई, फेस वगैरह पे पूरा उसका लग गया कील, और वो एकदम वहाँ जाके गिर गया। उसका जो राइट हैंड जो था वाला, वो पूरा कट हो गया यहाँ से, चेस्ट से लेके यहाँ तक पूरा कट हो गया, 90% पूरा कट ही हो गया।
और मांस वास भी साइड में गिरा पड़ा था वहाँ पे, खून खून। तो भाई डॉक्टर ने मना कर दिया कि 80-90% हाथ कट चुका है इसका, इसको हाथ को कटवा दो आप। तो उसके पापा ने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई, आप इसको पूरा ट्राई करो और हाथ जोड़ने की पूरी कोशिश करो। तो उसका जो मांस निकला हुआ था ना बाहर, पूरा अंदर लगाया, हाथ जोड़ा। फाइनली उसको 1.5 साल लगा हाथ को रिकवर होने में। और आज भी उसका जो राइट हैंड है ना, अपने लेफ्ट हैंड से 2 इंच लंबा है, ये चीज़ हो रखी है। और डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि हाथ में जोड़ देता हूँ पर ये मूव नहीं होगा। तो 1.5 साल तक उसको फिर ट्रीटमेंट वगैरह दिया, एक्सरसाइज वगैरह कराई, उस चक्कर में उसका हाथ चल पा रहा है आज के डेट में अच्छे तरीके से, बट 1.5 साल लग गया पूरा रिकवर होने में। अब ये सब कुछ चीज़ें हो गई। अब उस बीच जब वो घर बार आया ना, तो दिवाली का माहौल चल रहा था। तो उसकी मम्मी ने, अब दिवाली के टाइम पे हमारे घर में भी सब लोग साफ़ सफाई करते हैं, तो उसकी मॉम देख रही कि जो नीरज का गद्दा है जहाँ पे सोता है, वो मैट्रेस निकाला तो मैट्रेस के नीचे राख रखी हुई, लाल कपड़े के अंदर बंद हुई। अब वो घबरा गई कि ये राख किसने रखी यहाँ पे। अब वो समझ गई किसी ने ब्लैक मैजिक तो पक्का ही करवा रखा है, क्योंकि अंदर राख मिलना मतलब कि वो घर वाला तो कोई रखेगा नहीं। तो या तो कोई गेस्ट आया हो, आस पड़ोसी आया हो, कोई दूर का रिलेटिव आया हो, तो वो समझ गई थी कि ब्लैक मैजिक तो हो रखा है डेफिनेटली, क्योंकि सारे डॉट्स मैच हो गए थे। उसका पहले अस्थमा हो गया, फिर उसका हार्ट टूट गया, उसके बीच में उसको दौरे आने स्टार्ट हो गए। तो वो समझ गई थी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उनकी मम्मी की एक फ्रेंड थी जिनका कॉन्टैक्ट था असम के अंदर। असम में जो शहर है गुवाहाटी, वो माना जाता है, मतलब वो गढ़ एक तरीके के लिए ब्लैक मैजिक को करवाने के लिए भी और हटवाने के लिए भी। तो वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया। तो जब वहाँ पे कनेक्ट किया तो एक बाबा थे, सिद्ध बाबा, उनको बोला। तो वो ना इतनी सारी से आ नहीं पाते, आप आज भी फ़ोन करोगे कि हमारे घर आ जाओ ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो नहीं आते, क्योंकि उनको वहीं पे बहुत उनका अपना काम है, वो अपना वहाँ पे सारा कुछ करते हैं, अघोरी बाबा बेसिकली। तो वो नहीं आए। उन्होंने बहुत अप्रोच किया बाबा को। तो उसके फिर डैड ने दोबारा अप्रोच किया कि हालत एक्चुअली ख़राब है, ठीक नहीं हो पा रही है, और आगे इससे बुरा ना हो जाए, तो आप प्लीज़ आ जाइए, इसकी दिक्कत ना हो जाए। और इस बीच में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, उसके पापा को भी फाइनेंशियल लॉसेस होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब फैक्ट्री चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से, जो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे थे पहले, वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, बल्कि डाउन ही जा रहा था मामला। लोन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे उसके डैड के ऊपर। तो 3 महीने बाद वो बाबा घर पर आए, और जिस दिन वो घर पे आए थे तो उन्होंने बताया नहीं था कि मैं इस दिन घर आऊँगा। उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा, और मैं डेट कंफर्म नहीं कर रहा पर मैं आ जाऊँगा। तो वो आए। जब वो घर पर आए तो उनको पता नहीं था, वो एकदम से आए। तो जब वो घर, उन्होंने बेल वगैरह बजाई, उन्होंने पहले पूरा घर का आसपास देखा, किसी ने घर पे तो कुछ नहीं कर रखा आसपास वगैरह कुछ। फिर वो एंट्री कर लिया उसने। फिर जब आ गए तो उन्होंने बोला कौन से बेटे को वो रखा, उन्होंने बोला कि ये बेटा है हमारा। तो पहले दिन तो उन्होंने नीरज को पूरा ऑब्जर्व किया कि इसकी क्या हरकतें हैं, दौरे वगैरह आ जाते हैं तो कैसे आते हैं, रात में क्या होता है, उससे बातचीत वगैरह करी। फिर उससे अगले दिन जब उससे पूरी बातचीत वगैरह कर ली तो उससे पूछा कि भाई, मतलब उसने पूरा बताया। अभी हाल फिलहाल में उसका हाथ कटा था, उससे पहले उसको दौरे आने स्टार्ट हुए थे, उससे पहले उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो बाबा ने पूछा कि भाई तुमने किसी का कुछ गलत तो खा नहीं लिया, या कहीं तुम्हारी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई हो, कुछ बताओ उस बारे में उस समय पहले। तो उसने बताया एक लड़ाई तो हुई थी मेरी उस समय पे। तो उसने बोला क्या हुआ था लड़ाई में, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ था, और मेरे बाल भी यहाँ पे प्रॉप चोट आई थी। तो उन्होंने बोला कि बाल वगैरह भी किसने आपके निकाले यहाँ से, उसने बोला हाँ निकाले। तो बाबा को थोड़ी हिंट मिल गई थी बाल की। और फिर उस रात को बाबा को एक हिंट और मिला कि जब बाबा छत पे गए ना, तो सामने वाला जो घर का पेड़ था उस पर उल्लू बैठा हुआ था। तो उसको उनसे भी कुछ पता लगा कि, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो उल्लू होता है, आउल जो होता है, उससे आप, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो उससे आप, बेसिकली लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो उससे आप कुछ गलत भी करा सकते हो बहुत तगड़ा, और वो बेसिकली अगर वो खुद बाय चॉइस आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। बट अगर उससे तुम ब्लैक मैजिक कराओगे तो वो बहुत गंदा हो जाता है बेसिकली। तो बाबा ने कहा ठीक है, इस पे काला जादू ही कराया गया है, हम प्रक्रिया कल सुबह स्टार्ट करेंगे। तो कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास पूरा परिवार सामग्री लेके आ गया। और जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, शीशा था, लाल कपड़ा था, और वो था कच्ची हल्दी, उनको मंगवा लिया। हवन की पूरी सामग्री मंगवा दी। तो हवन चालू कर दिया, उसको नीरज को सामने बिठा दिया। 1 घंटा उन्होंने पूरा हवन किया अपना। और जब मेन टाइम था, प्राइम टाइम, उसको बुलाया। उसको बोला नीरज को कि भाई अपनी मुट्ठी खोल, और उसके यहाँ पे कच्ची हल्दी रख दी, जो बेसिकली येलो कलर की होती है, आपको अगर पता है। तो वो रख दी, और उसको बोला कि अब तुम अपनी मुट्ठी बंद कर लो, और मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। और 10 मिनट बाद बोला कि अब तुम अपना हाथ खोलो। जब उसने अपना हाथ खोला ना, तो जो कच्ची हल्दी थी उसका रंग पूरा खून जैसा लाल हो गया था। हाँ, तो जब वो पूरा खून जैसा लाल हो गया तो बाबा ने उसके बाद सारे रहस्य खोल डाले, सारी चीज़ें बता दी, और घर वाले पूरे शॉक्ड हो गए, पूरे नाम बता दिए। तो बाबा ने सीधे बोला कि एक लड़का है सत्यम,
जिसने तुम्हारे बालों से काला जादू करा है और उसका बाप एक तांत्रिक है। तो बेसिकली सत्यम का बाप नीरज के पापा का दोस्त हुआ करता था एक टाइम पे, और उस टाइम पे वो काला जादू नहीं करता था। फिर उसके बाद उसने काले कपड़े पहनने चालू कर दिए और तांत्रिक वगैरह में चला गया, तो उनकी दोस्ती भी थोड़ी कम हो गई, उस चीज़ों में चला गया वो। तो उसने पूरा बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये इन्होंने करवाया है पूरा काला जादू। अब इन्होंने बोला, उनको पूरे शॉक्ड हो गए और उनको पता भी लग गया। वो बीच में उनका पूरा मतलब बेसिकली सत्यम और उसके डैड आए थे देखने के लिए कि इसकी तबीयत कैसी है। तो उनको आइडिया लग गया था कि उसी बीच में इन्होंने वो जो ऐश रखी थी लाल रंग के कपड़े के अंदर, वो उन्होंने उसी गद्दे में रखी होगी। तो वहाँ से पूरा डार्ट सारी की सारी डॉट्स मैच हो गई उनकी पूरी की पूरी। अब उसके बाद बहुत गुस्से में तो उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे ऊपर काला जादू करवाया कैसे, हमें पूरा सॉल्यूशन चाहिए और इसको गंदी से गंदी आप वो दो सज़ा। तो उन्होंने बोला कि इसको गंदी से गंदी सज़ा मिलेगी कि उसने कर्म बहुत गंदा करा है। और एकदम उन्होंने उल्टा करवाने की बात करी कि उन पे उन्होंने बोला कि सज़ा हमें तो वो चाहिए एक तरीके से सॉल्यूशन, मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको भाई, हमें इंसाफ दिलाओ किसी तरीके से। हमारे बच्चे के साथ ये सब कर दिया, कल को मर जाता हमारा बच्चा। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसी मौत मरेगा कि मतलब वो सोच भी नहीं सकता कभी इस तरीके से। तो जितना टाइम नीरज को ब्लैक मैजिक स्टार्ट होने से अब तक लगा था ना, वो कह रहे थे इतना ही टाइम लगेगा उसको मरने के लिए। तो 3-4 साल हो गए थे, उन्होंने कहा 3-4 साल में वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तो 2013-14 के अंदर वो आदमी मर गया उसको। और वो मरा कैसे? सत्यम मरा है उसके पापा, उसके डैड। तो वो मरा कैसे? उसको कैंसर हो गया। अब बेसिकली आपके अगर ऑर्गन्स में कैंसर होता है ना, लिवर में, दिल में, कहीं पे दिमाग में, वो बस्ट हो जाता है, बंदा ऑर्गन फेल हो जाता है, बंदा मर जाता है। बट अगर आपके गले में अगर है ना बेसिकली कैंसर, तो आप इतनी आसानी से नहीं मरोगे, क्योंकि वो धीरे धीरे फैलता है। वो ऑर्गन तो है नहीं, कुछ मल्टी फेलियर तो ऑर्गन फेलियर तो हो नहीं रहा, वो धीरे धीरे करके इस तरीके से एकदम जैसे कहते हैं कीड़े पड़ जाना शरीर में, उस तरीके से मरा है वो आखिरी में आके। नीरज इस टाइम वहाँ कैसे आया हॉस्टल में? उसके बाद आया या बीच में आया? हाँ, उसके जब सब कुछ हो गया, पूजा वूजा हो गई, तो उसके डैड ने सोचा कि भाई अब मैं इसको हॉस्टल भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे और इस तरीके से कुछ गलत चीज़ें हों मेरे बच्चों के साथ। तो बेसिकली ये कहानी है भाई नोएडा की सेक्टर 137 की। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उसका नाम था रोहन, उनके 2 दोस्त थे और एक का नाम था अंशुल, एक का नाम था वैभव। अब ये लोग ऐसे थे कि 2 लोग, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, स्टार्ट हुआ था। अब आपको पता ही कॉलेज के बंदे कैसे होते हैं, अपना पार्टी वार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती लेना, नाइट पार्टी करना, घर पे हाउस पार्टी करना। तो एक दिन वो भी अपना घर पे पार्टी कर रहे थे, 3 दोस्त मिलके। वो फ्लैट था बेसिकली इसका अंशुल का और रोहन का फ्लैट था, रोहन और अंशुल का फ्लैट था। वैभव भी आ गए उनके साथ पार्टी करने के लिए। अब वो 5-6 बजे बैठ गए पार्टी करने के लिए, सैटरडे का टाइम था, कॉलेज की छुट्टी थी। तो ये लोग बैठ गए अपना बियर ड्रिंक्स वगैरह कर रहे अपना। ड्रिंक्स वगैरह करने के बाद अपना इनका दिमाग में आइडिया आया कि एक हॉरर मूवी चला देते हैं और देखते हैं बैठ के आराम से। तो इनको शौक था हॉरर मूवी देखने का, होता है कुछ लोगों को, तो लोग देखने लगे। 1.5-2 घंटा इन्होंने ड्रिंक वगैरह की, मूवी देखी, इन्जॉय किया। अब उसके बाद इनका दिमाग में आइडिया आया कि भाई अब बाहर निकलते हैं और बाहर चलते हैं, गेड़ी वेड़ी मारने चलते हैं बाहर, थोड़ा मौसम अच्छा हो रखा है। अब ये लोग बाहर निकल जाते हैं उसकी गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी थी उसके पास। वो तीनों लोग निकल गए बियर लेने के लिए। तो उन्होंने और बियर वेयर खरीदी। उन्होंने एक स्पॉट ढूंढ रखा था जो कि दिल्ली में था, कि उनका ये था कि भाई नोएडा से बियर लेंगे और जाएंगे दिल्ली, वहाँ पे यमुना है, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के पास एक स्पॉट था, तो उसके किनारे पियेंगे यमुना में बैठ के। उनका हमेशा से ये प्लान था। तो उन्होंने बियर वगैरह ली, अपना पी पा के आ गए। तो शॉर्टकट एक कच्चा रास्ता था, नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता था। उसने कहा यहीं से ले ले, 5-10 मिनट बच जाएंगे तेरे। तो उसने बेसिकली उस रास्ते से बाइक जाती थी, गाड़ियाँ नहीं जाती थी। उन्होंने गाड़ी ले ली उस रास्ते पे, कोई दिक्कत नहीं। वो चले गए, आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी और वॉशरूम के लिए चले गए साइड में। जब वो वॉशरूम के साइड में करने गए वहाँ पे, तो जैसे ही लेफ्ट साइड देखा ना, तो वो कच्चा रास्ता थोड़ा ऊंचाई पे था, राइट साइड में नाला था, लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान था। अच्छा। तो अभी वो हॉरर पिक्चर देख के आए थे और थोड़ा बूस्ट, तो बेसिकली जो रोहन था वो थोड़ा एनर्जेटिक बूस्ट सा हो रखा था बहुत ज़्यादा, कि मैं कुछ नहीं समझता इन सब चीज़ों को, ये सब क्या चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता सब चीज़ों को। तो और बिल्कुल किसी को बिना बताए खुद मस्ती में नीचे चला गया और नीचे से आवाज़ मार रहा है, देख मैं तो नीचे आ गया, तुम भी नीचे आ जाओ। कह रहे हम नहीं आ रहे भाई, नीचे तू रहा है, नीचे कह रहा कुछ नहीं होता भाई। वो अपना हल्का सा आगे गया, वो कब्रिस्तान ही था, देख के अपना आ गया वापस। जब वो वापस आया ना, तो जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क करी थी, गाड़ी जहाँ पार्क करी थी वहीं नाले के साइड में एक दिया रखा हुआ था। अब वो दिया मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बेसिकली 4 जोत थी, 4 वो जल रही थी, और बीच में रखा था अंडा, और अंडे के ऊपर खून के निशान, खून टपका पड़ा था एक तरीके से पूरा वो, और वो जल रहे 4 दिए। तो वो कह रहे इतनी रात में ये सब 8-10 बजे की बात थी अप्रॉक्स। तो इतनी रात में ये सब चीज़ें क्या रखी हुई हैं? तो उन्होंने देखा, तो बेसिकली रोहन आया और उसने आते उसमें लात मार दी
और जाके अपनी ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गया। बोला मैं नहीं मानता सब चीज़ों को, हटाओ इनको। गाड़ी वो कह रहे तू पागल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्त यार कहने लगे उसको। उसने कहा अपना जो प्लान है उसको करते हैं, सब चीज़ें कुछ नहीं होती भाई, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो चले गए अपना यमुना पे। अब उनका जो स्पॉट था वो बेसिकली वो दिन में जाया करते थे, रात में नहीं जाते थे स्पॉट पे, क्योंकि रिवर क्या होता है रात में ना थोड़ा पानी जहाँ पे रहता है ज़्यादा आगे की तरफ आ जाता है। उसने कहा हम थोड़ा आगे की तरफ बैठ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। वो चले गए उस रास्ते से, कच्चे रास्ते से वहाँ पर गए। वो वहाँ पर जैसे पहुँचे, बिलीव मी भाई, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है और उसका ये वाला जो पार्ट है ना वो कबूतर मतलब खुला पड़ा है पूरा, और ऊपर से जो होते हैं गिद्ध होते हैं, कौन होते हैं, वो खा रहे हैं बैठ के उसको। वो वहाँ पहुँचे थे, वो देख रहे हैं कि इतने सारे चिड़िया कैसे बैठ के कहाँ बैठी, क्या खा रही हैं इतनी रात के अंदर। तो डेड बॉडी पड़ी, उसका वो पूरा खुला पड़ा ढांचा, और जाके रोहन ने उसकी जगह फ़ोटो खींच क्लिक कर ली। कह रहा रोहन ने फोटो क्लिक, जो चौड़ा हो रहा था ऐसे उसने जो चौड़ा बनने का था उसका, भाई मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जाके उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली उस इंसान की। उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब वो ऐसा था बेसिकली, अंशुल ने मुझे बताया, वो कह रहा मुझे देखने का भी मन नहीं कर रहा, इतना वाहियात सीन था, मतलब कुछ उल्टी आ जाए इंसान को देख के। उन्होंने तुरंत वहाँ से भागे, कहीं कुछ पुलिस का सीन ना हो जाए कि भाई तुमने तो नहीं मारा। अब पता नहीं वो मारा है क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं पता। वो अपना गाड़ी में बैठ के वापस आ गए। अब जब वो वापस आ रहे घर की तरफ, तो 137 सेक्टर जो आपने देखा, नोएडा एक्सप्रेस वे ही है वो बेसिकली, तो बड़ा खुला एरिया है। वो जा रहे थे, घर पहुँचने से 5 मिनट पहले ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बिल्ली से। काली बिल्ली सामने आ गई एंड उससे एक्सीडेंट हो गया, वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गई। उन्होंने गाड़ी रोकी, देखा कि मर गई है, बच गई, तो मर गई थी वो, और पूरा निशान हो गए थे उसके, खून की गाड़ी के ऊपर आ गए। और उसने कहा कल ही ठीक कराई हो, बट वो थोड़े अब घबरा गए थे तीनों कि भाई तूने पहले वो सब चीज़ें करी है, शायद उसी चक्कर में हुआ है ये, वरना होती नहीं चीज़ें यूजुअली इस तरीके से। वो रात में गए घर अपने, गाड़ी पार्क करी बेसमेंट में, लिफ्ट से गए, वो 14 फ्लोर पे रहते थे, वहाँ चले गए। अब उनके पास एक पेट डॉग भी था। अब वो यूजुअली ना जब भी कोई आता था डॉग भौंकता था वो, तो वो उसने भी भौंका, वो आए, उसने दरवाज़ा खोला, पर जैसे उन्होंने एंट्री किया ना तो वो एकदम चुप हो गया, सुन हो गया डॉग, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो, वो एकदम सुन हो गया वो एकदम, और घर से बाहर निकल गया डॉग। तो कह रहा वो सब नशे में थे, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रखी थी ना, ये आज कैसे, इसको क्या हो गया एकदम से, अभी तो चीख रहा था, भौंक रहा था, अभी क्या हो गया। वो बाहर चला गया, स्टेज पर जाकर चुपचाप जाकर बैठ गया। उसे घसीट के लेके आ रहे अंदर, वो तब भी नहीं आ रहा, तो उसको फिर बाहर ही रखा। उसने कहा चल हम अंदर सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉग को बाहर छोड़ दिया, डॉग को बाहर छोड़ दिया। उसने कहा आज इसको यहीं सोने दे। और उनका थक गए थे बहुत ज़्यादा वो भी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई थी क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई थी उनके साथ। तो वो आके जाके बैठ गए और सो गए तीनों के तीनों। अब सुबह सुबह वो निकल गया, वैभव निकल गया अपने घर, अंशुल और वो तो वहीं रहते थे। अब सुबह सुबह जब वो उठा, उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, रोहन के पैर में, और इतना तेज़ दर्द हुआ कि मतलब बिना बात कुछ हुआ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं, कोई गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, राइट पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उसने कहा ठीक है भाई हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उनसे बोला अंशुल को भी हॉस्पिटल लेके चल मेरे को। वो हॉस्पिटल नोएडा में पास का एक हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट करा दिया। वहाँ पे डॉक्टर ने पट्टी वट्टी करी, फिर उसको वापस लेके आ गए घर उसी टाइम 2-3 घंटे बाद। और वो दोबारा अपने कामों में लग गया। अगले दिन दोबारा उसको उसके अंदर दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा। अभी तक तो उसको बस दर्द ही हो रहा था, उसको लग रहा कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ इस तरीके से, कोई दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसको दोबारा लेके गए, और पट्टी तो उसकी बंदी रखी थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी हॉस्पिटल आने में, ले जाने में। उसको दोबारा एडमिट करा दिया। और इस बार जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पैर में ज़्यादा दिक्कत आ गई है। उसके मॉम डैड पंजाब में रहते थे, वहाँ पर रूपनगर में रहते थे, और उसका एक भाई था वो कनाडा रहता था। तो उसके मॉम डैड उसी रात निकल गए घर से कि हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा ध्यान रख लेते हैं। वो घर वाले आ गए घर वापस, उसके फ्लैट पर चले गए, और वहाँ से फिर हॉस्पिटल आ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको 1 हफ़्ता पूरा इलाज करा उसका, जो बेसिकली पैर में इन्फेक्शन हो गया था। 1 हफ़्ता पूरा इलाज करा और तब जाके वो घर आया। और ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बता रखी थी कि ये सब क्या हुआ है, सिर्फ वो 3 दोस्तों के बीच में ही थी। वो पैर से मारना और वो लाश देखना और बिल्ली का मर जाना। अब वो जब घर वापस आ गया, अंशुल भी वहीं था। अंशुल ने बोला ये सब तुझे लगता है क्यों हुआ तेरे पैर में दर्द? उसने कहा मुझे लग तो रहा है भाई शायद उसी वजह से। उसने कहा घर वालों को बता दे भाई एक बार क्या सीन है। उसने कहा नहीं घर वालों को तो नहीं बताऊँगा, आज ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम बीतता रहा, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5-2 महीने बाद दोबारा उसका, वो दोनों नॉर्मल लाइफ चल रही थी, उनका एग्जाम चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। कुत्ता इतने नॉर्मल हो गया था, आने लगा घर के अंदर, ये क्या सीन? कुत्ता आने लग गया घर में वापस। उसी रात का कुत्ते का से उसी रात का सीन हुआ था वो, उसके बाद कोई सीन नहीं हुआ। फिर 1.5-2 महीना बीत गया, उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर वापस जब एक रात को वो सो रहे थे, रात के 2-3 बजे उसका पैर में दोबारा एकदम उससे भी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। और सिर्फ उसने कहा हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से 2 घंटे में उस पैर का साइज़ दुगना तिगना हो गया, स्वेल हो गया पूरा प्रॉपर।
उसको ले गए फिर हॉस्पिटल दोबारा अंशुल। अब जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो ये ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, बट उसने आपको एडमिट कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये बोला। तो उसने पूछा क्या हो गया इसके अंदर, क्या वो कह रहा सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। अगेन फिर घर वाले परेशान हुए, आए 1.5-2 महीने बाद दोबारा। अब जब वो आए घर वाले तो उसका पूरा प्रोसीजर चला, उसकी मॉम और डैड दोनों आ गए। डैड घर उनको मॉम को छोड़ के वापस पंजाब चले गए, मॉम वहीं बैठ उसके साथ रात में रहती थी और दिन में कोई नहीं रहता था वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। तो बेसिकली सब कुछ होता रहा, 4-5 दिन बीत गए। फिर उसी हफ्ते एक रात के लिए उसके दोस्तों ने बोला वैभव ने कि मैं भी देख लेता हूँ दोस्त का क्या हाल चाल है। और अंशुल ने बोला हम चले जाते हैं, आंटी आज आप रात को घर रुक जाओ, हम यहाँ पे इसके साथ रुक लेते हैं यहाँ पे। उसने कहा ठीक है। अब उस रात बेसिकली जिस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वो 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर वही था। तो जहाँ पर वो एडमिट था ना जिस रूम के अंदर, तो वहाँ पर उससे मिलने चले गए 6th फ्लोर पे वो। अब वो दोनों सब तीनों बैठ के गॉसिप कर रहे हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने जो सब चीज़ें करी थी उसी वजह से हुआ है। अब वो 2015 की बात है, ये 15-16 की बात है। उस टाइम पे ना स्मार्टफोन आए थे, कुछ लोग स्मार्टफोन में चला रहे थे, कुछ लोग वो नोकिया वाला फ़ोन में चला रहे थे। तो रोहन के पास वो नोकिया का फ़ोन था। तो थोड़ी देर में ही एक वो आती है नोटिफिकेशन फ़ोन पे, जैसे पहले आती थी ब्लूटूथ की, आप पे कोई फाइल भेजना चाह रहा है, उसने कोई फाइल की रिक्वेस्ट आई, उसने कैंसिल कर दी, वो दोबारा आई उसी फ़ोन पे आई दोबारा। उसने कहा चल एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या चीज़ है। उसने उसको एक्सेप्ट किया तो देखा एक ऑडियो आ रखी है 2 मिनट की। उसने कहा देखते हैं भाई, उनके अंदर क्यूरोसिटी आ गई क्या वीडियो है, क्या ऑडियो क्या देखते हैं भाई। वो ऑडियो चलाई तो एक छोटी सी लड़की गाना गा रही है, उसकी कोई लिरिक्स नहीं है गाने की, बस वो ऐसे 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 कर रही है, गुनगुना सी रही है, लाइक एक छोटी सी बच्ची। उसने कहा ये कौन भेजता है भाई छोटे सा, मतलब ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगले 2 मिनट बाद दोबारा एक और फाइल की रिक्वेस्ट आई। जब दोबारा एक फाइल की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने कहा देख भाई क्या रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट करी। तो इस बार एक फ़ोटो आई। जब वो फ़ोटो आई उन्होंने देखा तो बेसिकली रोहन के पास में फ़ोन था, इधर वैभव था, इधर अंशुल था। उन्होंने देखा, अब अंशुल बोल रहा है कि ये तो यार कोई बाबा की फ़ोटो लग रही है, कोई बूढ़े बाबा की। और ये बंदा बोल रहा है वैभव कि भाई ये तो कोई औरत लेडी की फ़ोटो लग रही है। और रोहन को समझ नहीं है कि वो क्या फ़ोटो, उसको समझ नहीं आ रहा। उसने कहा ये क्या बात है कि तू साले ये मतलब तू भाई ये बोल रहा है और तू अलग फ़ोटो बोल रहा है। तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब उस फोटो को टिल्ट करा ना, फ़ोन को टिल्ट करा, तो यहाँ से वो किसी बाबा की फ़ोटो लगे और इधर से कोई लड़की की फ़ोटो लगे। तो अजीब सी फ़ोटो थी वो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा छोड़ो भाई सब चीज़ें, कौन भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा। अब वहाँ पे उनको दिक्कत इस बात पे ये भी हुई कि उस पूरे हॉल में कोई और भी नहीं था, तो ये भेज कौन रहा है। वो उन्होंने डिनर विनर किया, वैभव चला गया अपने घर वापस। अब अंशुल और रोहन उसी रूम में बैठे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे पानी टपकता है बाल्टी के अंदर, वो टपकने की आवाज़ आने स्टार्ट हो गई कि बाल्टी के ऊपर वो पानी टपक रहा है, टप 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 टप। अब जैसे कि उसने मेंशन कर दिया यार बहुत टाइम से टपक रहा है। तो अंशुल बोलता भाई मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, तेरे को ही आ रही है पानी की आवाज़। तो बोल रहा है भाई मेरे को सही में आ रही है। वो कह रहा है प्रैंक मत कर मेरे साथ, मुझे आवाज़ आ रही है। उसने कहा मुझे नहीं आ रही। वो गया देखने के लिए बाथरूम में, कुछ भी नहीं, कोई भी टैप नहीं था, कोई बाल्टी नहीं थी। बालकनी में चला गया, कुछ भी नहीं था, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना ही रूम था वो, लगभग बहुत आसानी से समझ सकता है आदमी कहाँ से आवाज़ आ रही कहाँ से नहीं आ रही, बट उस आवाज़ कहाँ से आ रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चेक कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद अंशुल उसका ऐसे ही प्रैंक करने लग गया बैठे लाके, कह रहा तू भाई तू मत कर, तू मुझे पता तू ही कर रहा है, रोहन बोलता है। तो टाइम बीतता रहा। अब थोड़ी टाइम बाद वो आवाज़ अंशुल को आने लगी। तो कह रहा देख मुझे आने लग गई भाई आवाज़ वाली, कह रहा मुझे नहीं आ रही अब। तो बेसिकली उनको फिर बाद में दोबारा रियलाइज़ हुआ, जब उसको उसकी आवाज़ आती थी तो अंशुल को नहीं आती थी, और जब रोहन को आती थी उसकी आवाज़ उसको नहीं आती थी। तो वो गेम खेलना चालू कर दिया उन्होंने आपस में। कह रहा देख अब मेरे पास आ रही है। फिर 4-5 सेकंड बाद देख वो कह रहा अब तेरे पास आने वाली, कह रहा अब मेरे को आ रही है। तो वो कह रहा है मैंने हर चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि भाई जब भी मैं किसी को पूछता हूँ कहाँ से हुआ कैसे हुआ, वो उसको क्या समझ नहीं आया मेरे को कि भाई एक्चुअली हो कहाँ से रहा है ये, और इसका सोल्यूशन दो कि भाई जब मेरे को अब आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, एक ही आवाज़ मुझे आज सुनाई दे रही है और आपको सुनाई नहीं दे रही, मतलब वो वाला चीज़ सीन हो गया प्रॉपर। तो कह रहा पता नहीं भाई अब ये सब चीज़ें अभी क्यों होनी है, रात के तू सो रहा है मेरे साथ, तेरे आने चक्कर में हुई है क्यों हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा वो ब्लूटूथ वाला सीन भी। तो टाइम बीतता गया। उन्होंने बोला भाई एक काम करते हैं, अभी परेशान कर रही है आवाज़, नीचे से बुलाते हैं उसको अटेंडेंट को और ये हम अपना रूम शिफ्ट करवाते हैं। उसने कहा ठीक है। तो ये ना इमरजेंसी का एक बटन होता है, उस बटन को जब आप प्रेस कर देते हो तो वो प्रेस ही रहता है अनटिल वो अटेंडेंट आके उसको बंद करे। तो 1-1.5 घंटे में 1 से 1.5 मिनट में बंदा आ जाता है, वो इमरजेंसी बटन होता है। बट 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, बंदा आया नहीं। अंशुल ने बोला भाई मैं जाके देखता हूँ नीचे बंदा क्यों नहीं आया। वो कह रहा है भाई मुझे अकेला मत छोड़, वैसे ही मैं अकेला हूँ यहाँ पे इस रूम में। तो वो कह रहा है मैं देख के आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो गया लिफ्ट में, लिफ्ट किया तो लिफ्ट चल नहीं रही थी। फिर वापस नीचे गया पूछने के लिए भैया ऊपर हमें अटेंडेंट चाहिए। वो कह रहा चलेगा वहाँ पर पहुँच चुके हैं आप जाके देख लीजिए। वहाँ पर गया, जब वो अंशुल रूम में पहुँचा वहाँ पे तो वो अटेंडेंट भी आ चुका था।
तो आपने कहा भाई लेट क्यों आए तुम इतना ज़्यादा? तो कह रहा मैं एक अलग केस आ गया था, वहाँ पर उसको अटेंड कर रहा था। अब उसके बाद जब वो केस अटेंड करते जब वहाँ पहुँच गया, वो कह रहा आपने बुलाया क्यों? कह रहा मुझे रूम बदलना है। कह रहा क्यों? कह रहा एक आवाज़ आ रही थी। कह रहा कौन सी आवाज़? कह रहा जब वो बंदा आया बेसिकली वहाँ पे वो आवाज़ ही नहीं थी। अब वो कह रहा हम इसको कैसे बताएं क्यों आवाज़ आ रही थी? कह रहा भैया यहाँ पर आवाज़ आ रही है, आप ना दूसरे रूम में या फिर आसपास के रूम में चेक कर लो। अब उसने एक बात बोली, कह रहा इस पूरे फ्लोर पे ना आज के दिन सिर्फ आप ही हो और कोई है ही नहीं यहाँ पे। इस पूरे फ्लोर पे सिर्फ आप ही का बेड अलॉटेड है आज के दिन, और कोई है ही नहीं, तो आवाज़ आ ही नहीं सकती। अब सब लॉक्ड है पूरा प्रॉपर। अब वो उनकी और दिमाग ख़राब होगा कि भाई ये क्या हो रखा है, हम ही यहाँ पे हैं, और फिर ब्लूटूथ कहाँ से आया? ये तो है नहीं कि हम इस फ्लोर पे बैठे हैं तो फर्स्ट फ्लोर से ब्लूटूथ आ जाएगा नीचे, या नीचे वाले से आ जाएगा। तो उसकी और ज़्यादा लग गई। तो उसने कहा ठीक है आप कह रहे हो मैं कर देता हूँ आपको। अब उसको साइड वाले रूम में कर दिया, सबसे वो कॉरिडोर था पूरा, सबसे एक्सट्रीम वाले जो रूम था कॉरिडोर का, वहाँ पे उसको भेज दिया। अब वहाँ पर पहुँच गए, उनकी हवा टाइट हो रखी थी अच्छी खासी, उससे दोबारा उनको बहुत डर लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो आवाज़ आ रही थी ना टिप टिप की, एक्चुअली में वो आवाज़ पहले तो जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, अब उसकी वॉल्यूम भी बढ़ गई और उसका टेम्पो भी बढ़ गया। अब वो टप 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 ऐसे होती जा रही है। वो कह रहा भाई ये क्या, ये सब क्या है? और दोनों को अब दोनों को सेम आवाज़ आ रही है। अब जब वो आवाज़ बढ़ गई ना, उसने दिमाग लगाया, कह रहा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 2 घंटे से 3 घंटे से आवाज़ आ रही है, जब पानी बाल्टी पे गिर रहा है तो बाल्टी अभी तक भरी क्यों नहीं है? अब बेसिकली बाल्टी के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो आवाज़ कुछ और होती है, और जब वो पानी किसी पानी भरे हुए पानी पे गिरेगा तो वो कुछ और आवाज़ होती है। वो कह रहा भर क्यों नहीं रहा? अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, वो सुनाई दे रही थी किस तरफ से आ रही थी। तो उनके रूम में ना एक सामने एक और दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा होता है ना जो इधर भी खुल जाए उधर भी खुल जाए। तो उस दरवाजे के अंदर गया, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो गया और उस दरवाज़ा खोला, देखा उसके अंदर एक और रूम था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही। और उसकी जब उसने देखा ना वो रूम क्या है, उसकी वहीं फट गई। वो मॉर्ग रूम था, जहाँ पे लाशें वगैरह रखते हैं ना, अंदर से वहाँ से आवाज़ आ रही। वो वापस फिर वहाँ से एकदम तुरंत वहाँ से भाग के अंदर आ गया। कह रहा भाई आवाज़ तो वहाँ से आ रही है, और वो बेसिकली वो वाला रूम है मॉर्ग वाला। अब कह रहा हम उनको दोबारा नहीं बोल सकते कि हमें ऐसा शिफ्ट करो। तो उसको दोबारा बोला अटेंडेंट को कि भाई आपने हमें यहाँ पे क्यों स्विच करा, यहाँ पे इस वाले रूम में क्यों करा, इस वाले फ्लोर पे क्यों डाला? तो कह रहा बेसमेंट में कुछ काम चल रहा है बेसिकली, तो उस चक्कर में टेम्परेली इनको यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर हमने इस रूम को बनाया है। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो, आप जब बोलोगे मैं तब ऊपर आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। वो दोबारा नीचे चला गया। अब क्या हुआ, उसने कहा भाई उसने मूवीज़, हम सब ने मूवीज़ में देखा है कि हनुमान चालीसा हम अगर चलाएंगे तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस चीज़ का। उससे अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। मात्र 10-12 सेकंड हुए होंगे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब उसको एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि भाई अगर ये चीज़ बंद हो जाए चलते चलते तो उसको गुस्सा आ जाता है एंटिटी को, अगली एंटिटी को, वो तुम पे और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो फिर उसने को समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो उसने क्या करा, उसने कहा भाई फ़ोन रखा साइड में, चार्जिंग पे लगाया, और अब रात के 3-4 बज चुके थे। तो भाई 3-4 बजे की बात हो गई। तो उसने क्या करा, टीवी ऑन करा, चैनल बदले तो भजन आ रहे थे। उसका दिमाग में आइडिया आया कि मैं भजन वगैरह सुनूंगा और सो जाऊंगा आराम से। उसने वही करा। सुबह के 4 बज गए तो उसने भजन वगैरह ऑन कर दिया और सो गया अपना नॉर्मली। अब सोने के बाद भाई क्या हुआ, तो अंशुल भी साइड में जाके लेट गया अपना वहाँ साइड में। तो 4 वो सो चुका था। अब उसका जाने का टाइम हो गया। उसने सुबह तो हो चुके चले जाता। उसने टेक्स्ट डाल दिया रोहन को कि मैं निकल रहा हूँ क्योंकि सुबह हो चुकी है, और मैं तेरे को इसलिए नहीं उठाया कि तो सो रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो रोहन जब लेटा, चादर उड़ के लेटा हुआ था, उसकी चादर पूरी खींच ली किसी ने एकदम से। और वो एकदम से नींद में उठा, क्या हुआ भाई ये? उसको लगा कि शायद अंशुल ने करा होगा, आसपास प्रैंक कर रहा होगा मेरा। तो उसने देखा कि राइट में भी कोई नहीं है और लेफ्ट में भी कोई नहीं है। तो उसने फ़ोन देखा अपना, चार्जिंग पे लगा रखा था, तो उसमें टेक्स्ट आ रखा था अंशुल का कि भाई मैं 5 बजे निकल चुका हूँ, तो सो रहा था, मैंने तेरे को इसलिए नहीं उठाया। उसकी फिर हवा टाइट हो गई। उसने फिर भजन का चला के अपना लेट गया। वो भजन चल ही रहे थे उस टाइम पे टीवी पे। वो सो गया दोबारा। अब जब सुबह उसकी मॉम आई, उसकी मॉम 9 बजे आ जाती थी डेली सुबह सुबह, तो वो सो ही रहा था। उसको लगा कि लेट सोया होगा, थोड़ी देर में उठ जाएगा। 11 बजे जब उसकी मॉम ने देखा कि वो उठ क्यों नहीं रहा, तो उसको चेक करा, उसको यहाँ से पकड़ा तो ठीक था। पर जैसे ही उन्होंने उसका ये राइट वाला लेग को छुआ ना, ये वाला राइट दोनों पैर को छुए, तो पूरे ठंडे पड़े वो पैर, दोनों पैर नीचे के ठंडे पड़े। उन्होंने एकदम से, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो रखा है, ये ज़्यादा हो रखा है, तो उन्होंने बुलाया कि उठ भी नहीं रहा ये। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सोते सोते ही। डॉक्टर ने फिर उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा, और फिर वहाँ से पता लगा कि उसको दोनों पैर उसके चलना बंद हो, कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो चुका है उसके। अब वो चल ही नहीं सकता। अब सब कुछ हुआ, दिन बीतते गए उसके, फिर वो वहाँ से निकल के आया, उस चीज़ से बात कर पा रहा था वो, क्योंकि अपर बॉडी चल रही थी। उसने बोला कि मेरे को ना इस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दो, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। उसकी मॉम ने बोला कि हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत बता क्या दिक्कत है? तो उसने बोला दिक्कत कुछ नहीं, आप मेरे को शिफ्ट कर दो। तो
डॉक्टर फिर आए, फिर उनसे बात की कि हुआ कैसे सब कुछ चीज़, इसके पीछे का क्या है, रीज़न क्या है। तो उससे बात करी कि भाई तूने कहीं मारा तो नहीं पैर अपना कुछ खेलते वक्त ये वो। फिर उसने फाइनली बता दिया अपनी मॉम को। तो उसने सब बता दिया कि एक रात बेसिकली वो गए, उसने एक दिया को लात मारी, उनके साथ फिर एक बिल्ली मर गई उनसे। एक उसने फिर वो जो जमुना के पास उसने इंसिडेंट देखा था, वो जो आदमी लाश वाला जो आदमी मरा हुआ था, वो वाला इंसिडेंट पूरा बताया। और फिर उसके बाद से वो 2-3 महीने के अंदर अंदर सब चीज़ें बढ़ती चली गई, वो भी स्पेशली उसी राइट पैर में जिस पैर से उसने उसको मारा था। तो वो अब समझ चुकी थी कि ये अब केस ना डॉक्टर्स का नहीं है, ये केस अब शायद ब्लैक मैजिक का ही है, और जो इसकी गलती इसकी वजह से हुआ है और इसी अलग केस है कुछ। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसके डैड को बताया। उसने बोला कि आप पंजाबी ले आओ और यहाँ पे ठीक करते हैं या बात करते हैं यहाँ पे। तो वो जानते थे गुरुजी को वहाँ पे। तो उसी दिन फिर उसको वहाँ से निकाल के नॉर्मली, क्योंकि अब कुछ है नहीं, अब कुछ पैरालिसिस हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते उस केस के अंदर। आपको अगर प्रैक्टिकली आप डॉक्टर के तरीके से जाओगे तो आपको डॉक्टर कुछ एक्टिविटी कराएगा ऐसे ऐसे इस तरीके, जिससे कि वो उसकी मूवमेंट हो जाए उस तरीके से, तो तभी होगा ठीक वो। बट उन्हें पता लग गया था ठीक है ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो भाई क्या हुआ, उसका डैड ने डिसीजन लिया लास्ट में कि इसको वापस पंजाब ले आते हैं रूपनगर, और यहीं पे इसका इलाज कराएंगे, और बाबा से बात कर ली थी। तो जैसे ही वो उनको घर लेके आए, उसी दिन शाम को जैसे सूरज ढला, शाम के 6 बजे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे वो थे कौवे ऊपर उड़ रहे हैं घर के ऊपर। वो कह रहे हमारे घर का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके घर में ना बीच में वो था, पंजाब में घर ऐसे होते हैं कि थोड़ा ना पुराने ज़माने के हिसाब से बने हैं, बीच में थोड़ा खुला हुआ है, साइड में कमरे हैं। तो वो दिख रहा है घर के ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो क्रो चिल्ला रहे हैं अपने जैसे करते हैं, वो चीख रहे हैं उस तरीके से। तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा उस चीज़ को देख के। तो वो समझ चुके थे भाई कुछ तो दिक्कत है इसके साथ, इसमें कुछ तो एंटिटी है। तो उन्होंने गुरुजी को बुलाया। अब वो गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल थे, वहाँ के थे, ज़्यादा माने जाने नहीं थे, वो नॉर्मल थे, उनको पता था इन सब चीज़ों के बारे में। उनको बुलाया, उन्होंने हवन कराया और उसको सही तरीके से बताया कि भाई आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी ठीक होगा, मेरे करने से ठीक नहीं होगा। तो उसको 4-5 चीज़ें बताई। पहले कि भाई एक कुमकुम आता है लाल रंग का सिंदूर की तरह, उसको बोला कि आप पानी में इसको भिगो और घर में जितने भी कोने हैं उनमें आप इसको डालो ले जाके, सो दैट एंटिटी आपके ऊपर ना आ पाए। तो फिर उन्होंने बताया कि जो आपके कुल देवता है इनसे प्रेयर करो कि मेरे से गलती हो गई और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनकी भी फोर्स होती है, उनका भी पावर होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तीसरी चीज़ उसको ये बोली कि तेरे को हर पूर्णिमा की रात को पानी के अंदर नमक डाल के नहाना है बिना साबुन के, वो बताया, और एक धागा बांध दिया। तो प्रॉपर 1.5-2 महीने के बाद उसके पास धीरे धीरे वो ठीक होता चला गया अपने आप। तो तब जाके ये सब चीज़ें उसके ऊपर से उतरी हैं, और फिर वो साथ साथ ये भी कर रहा था, पैर की एक्सरसाइज भी कर रहा था। फाइनली वो जब जाके ठीक हुआ, पर उसका पूरा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।